चलो आज हम लोग बात करेंगे पर्यावरण का एक नया टॉपिक लेके आए हैं। उसका नाम है पर्यावरण प्रभाव आकलन। जो EIA है उस 2020 का जो मसौदा है ना EIA का, तो उसको हम लोग डिस्कस करने लेके आएंगे। तो देखो EIA जो है, पहले तो सिंपल बात है कि पर्यावरण से संबंधित है, तो इसका मंत्रालय क्या हो सकता है ये पूछ सकता है। तो मंत्रालय ये हो गया कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय जो है ना, ये वाला इसका मंत्रालय हो गया। अब ये मंत्रालय जैसे ये नोडल मंत्रालय हो गया, ठीक है, इसके लिए मंत्रालय हो गया। इसने जो है एक एक्ट पास किया था, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है, EPA 1986 में। तो फिर इसी के तहत जो होता है ना EIA जो आता है, और EIA पिछले 3 साल से आ रहा है। एक 1994 में आया था, फिर 2006 में आया है, फिर 2008 में, ठीक है, 2008 में, इस तरह से 3 बार आया है। तो 2006 में जो आया था उस फिर 2008 में नहीं, 2020 में, 2020 में गलती से बोल दी, ठीक है। मतलब जो EIA जो है इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट जो है वो पहले 1994 में आया था, फिर 2006 में आया था, फिर 2020 में आया, ठीक है। ये 3 बार है। तो अब लोग ये बोल रहे हैं कि 2006 वाला ही ज़्यादा अच्छा था। 2020 में कुछ जैसे सरकार ने कुछ चेंजेस किए हैं, तो कुछ लोग जो है उसको लेके थोड़ा सा बिगड़ गए, मतलब बोल रहे हैं कि सही नहीं है ये वाला। तो ये किस तरह से सही नहीं है, और ये EIA क्यों लाया था सरकार, है ना, और जो इन्वायरमेंट जो EPA है ना, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, ये सरकार क्यों लेके आया, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं, जो बेसिक है ना, ठीक है। देखो ये पूछ रहा है कि इसके द्वारा जो ये मिनिस्ट्री है, इसके द्वारा जो है पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना 2020 का मसौदा जारी किया गया है, ठीक है। ये मसौदा अधिसूचना जो है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 एक्ट के तहत जारी किया जाता है, जो कि 2006 का जो मसौदा है उसको प्रतिस्थापित करेगा। अब पृष्ठभूमि हम लोग समझ लेते हैं कि देखो भारत ने क्या 1986 में एक अम्ब्रेला एक्ट, ये क्या नाम है कि लाया था, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जिसको बोलते हैं। अब ये क्यों लेके आया भाई इंडिया, तो उस समय क्या था ना कि पर्यावरण संरक्षण के लिए एक स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था, ठीक है, स्टॉकहोम सम्मेलन। ये स्टॉकहोम सम्मेलन जो था ना, इस पे 1972 में भारत ने हस्ताक्षर किए थे, ठीक है। फिर उसके बाद में कुछ सालों बाद में इसमें जो है ना, दोनों में, इसमें 1 जोड़ दो, इसमें 2 जोड़ दो, तो कितना हो जाएगा 19, ये इसमें 1 जोड़े 80 और इसमें 2 जोड़ देंगे यानी 4। यानी 1984 में जो है क्या है कि भोपाल त्रासदी है ना, भोपाल गैस त्रासदी हुआ। उसके बाद में सरकार को ऐसे लगने लगा कि एक इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए एक एक्ट लाना चाहिए, क्योंकि अभी तक इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए कोई एक्ट नहीं है, जो मन आ रहा लोग कर रहे हैं ना। तो उन्होंने जस्ट इसके 2 साल बाद 1986, जस्ट इसके 2 साल बाद नहीं, यानी 1986 की बात है। 1986 में सरकार जो है EPA आता है ना, EPA यानी इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट आता है, यानी पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 आ गया। अब इस एक्ट के द्वारा, इस EPA के तहत जो है सरकार क्या है, पर्यावरण का जो उपभोग हो रहा है, पर्यावरण की जो संसाधन है उसके उपभोग पर, उसके उपयोग पर, और उसको जो है ना क्या बोलते हैं कि प्रदूषित करने कोई कर रहा है, तो उन सब को विनियमित करने के लिए, उन सब को रेगुलेट करने के लिए सरकार ने एक चीज़ बनाई, उसको बोलते हैं EIA। बोला कि ये EIA मसौदे जो है, यही जो है ध्यान रखेगा कि कोई जो है पर्यावरण को प्रदूषित कर रहा है कि नहीं। अगर EIA ने किसी प्रोजेक्ट यानी विकास परियोजना को पास कर दिया, तो वो विकास परियोजना काम करेगी आगे, अगर पास नहीं किया तो वो नहीं करेगी, ठीक है। तो EIA का ये कॉन्सेप्ट आया, ठीक है। अब जो है कि हाँ, पढ़ देते एक बार। देखो ये पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत भारत सरकार द्वारा 1994 के पहले EIA मानदंडों को अधिसूचित किया गया था, जो कि प्राकृतिक संसाधन जो है उसके उपभोग है, उसको प्रदूषित करने वाली गतिविधियों को विनियमित करने के लिए एक विधिक ढांचे स्थापित करता है। ये जो है उसको विनियमित करने के लिए एक विधिक ढांचा जो है, लीगल क्या बोलते हैं कि लीगल ढांचा जो है प्रोवाइड करवाता है ना, कि EIA होगा तो ही आगे काम चलेगा, ठीक है। पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने से पूर्व प्रत्येक विकास परियोजनाओं को EIA प्रक्रियाओं के तहत आंकलन आवश्यक होगा ना। पहले EIA वाला जो है हर विकास परियोजना का जो है आंकलन करेगा, है ना,
उसी को बोलते हैं आंकलन, उसका आंकलन करेगा। इसलिए इस EIA को क्या बोलते हैं हिंदी में? पर्यावरण आंकलन, पर्यावरण प्रभाव आंकलन। मतलब जो कोई भी कंपनी या कोई भी मतलब जो सेक्टर जो काम कर रहा है वहाँ, उसका उस कंपनी के द्वारा क्या प्रभाव डाला जा रहा है पर्यावरण पर, उस पर जो है ये प्रभाव का जो पर्यावरण पर जो प्रभाव पड़ रहा है उस पर जो है ये ध्यान रखेगा। ठीक है, ये EPA की धारा 3 के तहत काम करता है। ठीक है, ठीक है। अब वर्ष 1994 में सबसे पहले जो EPA आया था 1994 में आया था, फिर 2006 में आया था, फिर उस अब 2006 वाले को संशोधित करके 2020 में आ रहा है। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो वर्ष 1994 में देखो थोड़ा वर्ष 1994 में EIA अधिसूचना को वर्ष 2006 में संशोधित मसौदे के से प्रति जो EIA जो 1994 में आया था उसको 6 ने प्रतिस्थापित कर दिया, और अब जो 6 को 2020 ने प्रतिस्थापित कर दिया। वर्ष 2006 के बाद से जारी किए गए संशोधनों एवं आवश्यक न्यायिक आदेशों को शामिल करते हुए EIA की प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी बनाना और तीव्र बनाने के लिए सरकार ने 2020 में पुनः इसमें संशोधन किया 2020 में। ठीक है, मतलब अब EIA को फिर से इसने क्या कर दिया ना कि संशोधित कर दिया। अब भाई ये EIA है क्या, कभी से पढ़ रहे हैं? देखो, पर्यावरण प्रभाव आंकलन इसको बोलते हैं, यानी इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। वह प्रक्रिया है, यह एक अध्ययन है जिसमें क्या है ना कि जैसे ये सिंपल एक समझो ना कि भाई जैसे कि ये कंपनी है। ठीक है, ये कंपनी जो है ये मतलब कोई रिफाइनरी या कोई जल पे मान लो कोई भी काम कर रही, तो कोई ना कोई तो ये तुम्हारा पर्यावरण का कोई ना कोई संसाधन तो ये यूज करेगी, है ना। तो ये जो है वहाँ पे कार्य, ये मान लो कोई विकास परियोजना है जिसके तहत ये काम होने वाला। ठीक है, तो भाई ओब्वियसली विकास परियोजना है तो क्या हुआ, यहाँ इसके द्वारा पर्यावरण को कुछ ना कुछ लॉस होगा, कुछ उपभोग होगा, कुछ प्रदूषण भी हो सकता है। ठीक है, तो ये कंपनी जो है ये ऐसे ही नहीं चालू कर सकती अपना काम, ये जाएगी पहले किसके पास, ये जाएगी मिनिस्ट्री से अप्रूव करने के लिए। तो मिनिस्ट्री से अप्रूव करने से पहले इसको EIA के पास जाना होगा ना। ये EIA क्या करेगा ना, ये पहले जांच करेगा उस जगह का, ये उस जगह का जांच करेगा कि वो जो है इसके द्वारा सच में इसने बता रहा है। मान लो ये बोल रहा है कि इसके द्वारा जो है मान लो XX मान लो कि भाई 400 पेड़ इसको काटे जाएंगे तो ये पर्यावरणीय लॉस होगा, तो फिर वो उसके लिए जो बताएगा कि भाई हम 400 लगा भी देंगे या जो भी है वो बताएगा। उसके बाद में ये मान लो कि इसको लगा कि ठीक है, या फिर वहाँ के लोगों से भी ये पूछेंगे, है ना। उसके बाद में एक रिपोर्ट तैयार करेंगे, उस रिपोर्ट के बाद में जो है मिनिस्ट्री के पास जाएंगे और बोल देंगे हाँ ठीक है भाई बनाने दो इसको, तब जाके ये कंपनी जो है काम कर पाएगी, तब तक नहीं कर पाएगी। अब इसमें जो है ना कुछ ढीलापन कर दिया, देखो अब क्या ढीलापन किया गया। ठीक है, तो EIA कोई प्रक्रिया है, ये एक अध्ययन है जो पर्यावरण पर प्रस्तावित औद्योगिक या अवसंरचनात्मक परियोजना के प्रभाव के बारे में पूर्व अनुमान प्रदान करती है। मतलब वो पहले ही बता देगी कि अगर मान लो ये कंपनी कोई पर्टिकुलर कंपनी है तो ये अगर ये काम करना स्टार्ट कर देगी ना तो इससे ये गलत गड़बड़ हो जाएगा। मान लो इसे 4000 पेड़ काटने पड़ेंगे, या फिर इससे इतना प्रदूषित इससे जल प्रदूषित हो जाएगा, ये सब जो है वो बता देगी, पहले ही पूर्व आकलन करके बता देगी कि इससे ये दिक्कत होने वाला है आने वाले टाइम में। EIA जो है ये काम करेगा। तो उचित निरीक्षण के बिना अनुमोदित, अगर जैसे मान लो कि भाई सिंपल है कि अगर हम लोग किसी कोई अगर उचित निरीक्षण ही नहीं होगा तो हम लोग कैसे पहचानेंगे कि वहाँ जो है कितना पर्यावरण को लॉस हो रहा है। तो फिर पर्यावरण जो क्या है कि पर्यावरण प्रोटेक्शन एक्ट है वो कहाँ पे काम करेगा, कोई मतलब ही नहीं होगा। भाई सिंपल एक आदमी तो कुछ कर ही नहीं रहा ना, भाई एक आदमी कितना कर, ठीक है भाई एक अकेला आदमी कितना नुकसान पहुंचाएगा, वो तो ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा नहीं, है ना। तो ठीक है, तो एक आदमी कितना नुकसान पहुंचाएगा, कंपनी जो है कितना नुकसान पहुंचा सकती है। तो उसके लिए EIA जो है एक अप्रूवल का रूप है ना। तो EIA का कुछ शब्द देखो ये दिया हुआ है, हम EIA को देखते हैं ना। क्या होगा कि देखो प्रपोजल आइडेंटिफिकेशन करेगा, स्क्रीनिंग करता है, स्क्रीनिंग करने के बाद में देखो इनिशियल इन्वायरमेंटल एग्जामिनेशन करता है। एक में देखो EIA रिक्वायर्ड होता है, कुछ कुछ काम होता है उसमें नहीं रिक्वायर्ड होता है ना, है ना। तो उसमें ज़रूरत नहीं पड़ा, कुछ कुछ काम में जो है EIA का नहीं प्रोसेस मांगा गया है। तो इसमें क्या करेगा, स्कोपिंग करेगा, इम्पैक्ट एनालिसिस करेगा, मतलब कितना प्रभाव पड़ेगा वहाँ पे, मिटिगेशन एंड इम्पैक्ट मैनेजमेंट,
मतलब वहाँ पे देखेगा कि उस प्रभाव को जो प्रभाव पड़ रहा है उस इम्पैक्ट को कैसे मैनेजमेंट प्रबंधन कैसे किया जाए, उस जो प्रभाव पड़ा भाई, जो चीज़ पर्यावरण पर उसका प्रभाव पड़ा उसको कैसे वापस मैनेज किया जाएगा। फिर जो है EIA उस पर अपनी रिपोर्ट बनाएगा, उस पर अपना रिव्यू देगा और डिस्कशन मेकिंग करेगा, है ना। डिस्कशन जो है हो सकता है कि उसने जो बताया वो अप्रूव्ड भी हो जाए, नॉट अप्रूव्ड, अगर अप्रूव्ड नहीं होगा तो रीडिज़ाइन करेगा और रीसबमिट करेगा, ठीक है। और अगर मान लो अप्रूव्ड हो गया तो इम्प्लीमेंटेशन होगा एंड फॉलोड अप। उसके बाद में क्या होगा, इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दिस प्रोसेस कंट्रीब्यूट टू द इफेक्टिव फ्यूचर EIA, है ना। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा फिर जो है, जो क्या बोलते हैं कि आगे फ्यूचर में ये ध्यान रखना पड़ेगा ना जो भी। फिर देखो अगर नो EIA है, जैसे स्कोपिंग है, जैसे पब्लिक इन्वॉल्वमेंट भी, स्कोपिंग में पब्लिक इन्वॉल्वमेंट भी दिखाया कि पब्लिक इन्वॉल्वमेंट टिपिकली अकर्स इन दिस पॉइंट, इट मे ऑल्सो अकर एट एनी अदर स्टेज ऑफ EIA प्रोसेस। ये किसी भी स्टेज पे आ सकती है, पर्टिकुलर ऐसा नहीं है कि EIA यहाँ पर आएगा। पब्लिक इन्वॉल्वमेंट यहाँ रिव्यू में भी पब्लिक इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है, ताकि पब्लिक का कंट्रीब्यूशन बढ़ाया जा सके ना। और फिर जो है स्क्रीनिंग, और यहाँ पे इसको जोड़ते हुए दिखाया है। तो मतलब कुल एक बेसिक तो पता चला कि कैसे होता है, ठीक है। देखो अब उचित निरीक्षण के बिना अनुमोदित होने या प्रतिकूल परिणाम का अध्ययन में ध्यान रखे बिना प्रस्तावित गतिविधियों के परिचालन को प्रतिबंधित करती है। मतलब जैसे उसने बता दिया कि भाई आपने उचित निरीक्षण किया ही नहीं, उचित निरीक्षण किए बिना और बिना अनुमोदन यानी बिना रिकमेंडेशन होने वाले प्रतिकूल मतलब कोई गलत परिमाण क्या है कि रिजल्ट आ रहा है, जिसके कारण उन सब को प्रतिबंधित करने के जो काम है वो EIA का है, ठीक है, ये काम करती है, ठीक है। EIA किसी परियोजना के परिणाम को ध्यान में रखे बिना, ठीक है, ये भी हो गया। और किसी परियोजना के विभिन्न विकल्पों के तुलनात्मक अध्ययन में मदद करता है। ये क्या करता है ना कि भाई विभिन्न जितने भी मान लो परियोजना है उस परियोजना के विभिन्न तुलनात्मक अध्ययन, जैसे मतलब इसने ये बता दिया कि भाई जो है मैं ये करने वाला हूँ, उसके बाद में इसने बताया कि मैं ये ठीक भी कर दूंगा, है ना। तो तुलनात्मक अध्ययन से भी थोड़ा बहुत क्या है कि मदद करता है। और आर्थिक और पर्यावरण लागतों एवं लाभों के सर्वोत्तम संयोजन का प्रतिनिधित्व करने वाले विकल्प की पहचान करता है, ठीक है। किसी भी परियोजना को प्रारंभ से पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी की आवश्यकता होती है। सही बात है, पर्यावरणीय मंजूरी की आवश्यकता होती है, जिसके लिए पहले विनियामक अधिकारी, जो मतलब वहाँ पे जो बैठा रहता है ना EI में, वो नियामक अधिकारी हो गया ना, वो नियामक अधिकारी उस पहले नियामक अधिकारी द्वारा किए जाने वाले संपूर्ण स्क्रीनिंग और स्कूपिंग प्रक्रिया से गुजरना होगा। पहले स्क्रीनिंग करेगा, वो स्कूपिंग करेगा, वहाँ जाके देखेगा पूरा, मतलब वहाँ जाके देखेगा पूरा, मतलब जो है स्क्रीनिंग करेगा और फिर वो अपनी रिपोर्ट तैयार करेगा। इसके पश्चात जो है परामर्श, सार्वजनिक परामर्श के आधार पर EIA रिपोर्ट तैयार की जाएगी। फिर सार्वजनिक परामर्श भी लेगा, फिर रिपोर्ट तैयार होगी। वर्ष 2006 के मसौदा EIA अधिसूचना के तहत पहले परियोजना की पहले क्या होता था ना, 2006 तक श्रेणी A और होती थी और B होती थी, और B में भी B1 होता था और B2 होता था, ठीक है। अब A को जो है इसमें भी देखो अब क्या होता था कि हाँ A और B में वर्गीकृत किया गया था, और इसमें A श्रेणी में शामिल सभी EIA प्रक्रियाओं से गुजरना होता था। जो A है, क्योंकि जिसमें देखो EIA में भी तो A आता है ना, तो जो A वर्ग में आ रहा है ना उसको EIA से गुजरना पड़ेगा। मतलब A वाले इधर आओ, है ना, A वाले जो है ना, जो A वर्ग में आ रहे हैं उसको EIA में डाला जाएगा, और वो EIA उसकी पूरी चेक करेगा ना। जैसे मान लो कुछ पर्टिकुलर काम होंगे, कुछ होगी पर्टिकुलर, उसको जैसे कि मान लो कि 2 वर्ग बना दी EIA के, है ना, EIA के 2 वर्ग बना दिए, एक A वर्ग बना दिया और एक B वर्ग बना दिया। अब A वालों को जो है EIA से होके जाना जरूरी है, ठीक है। वहीं B श्रेणी के परियोजना को उनके दायर एवं संभावित प्रभाव के आधार पर B1 में B2 में हमने पहले बोल दिया, वर्गीकृत कर दिया। और हालांकि केवल B2 के तहत शामिल परियोजनाओं को पूर्ण मूल्यांकन एवं सार्वजनिक सुनवाई से छूट प्राप्त है। अब जो है इसमें B2 जो है B2 जो है, नाम ऐसा लग रहा है बच्चा है, तो इसको जो है छूट प्राप्त है। सार्वजनिक सुनवाई इसको करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है ना, इसके लिए लोगों से पूछने का कोई ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही मतलब जो है EIA उसको रिकमेंड कर देगा, उसको ज़रूरत नहीं है उस जो परियोजनाओं को जो B2 श्रेणी की है उसको जो है क्या बोलते हैं, परियोजना को पूर्ण मूल्यांकन व सार्वजनिक जो सुनवाई है उससे छूट प्राप्त है।
ठीक है। देखो अब हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे ये जो तीनों आए हैं उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं ना, कि क्या क्या तीनों कहते हैं। ठीक है, देखो थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको। देखो देखो पीरियड ऑफ पब्लिक कंसल्टेशन, पहले ईआई जो 1994 था उसमें भी 30 दिन था, इसमें 45 दिन, इसमें फिर बढ़ाया, फिर ये लोग बढ़ाया, फिर इसमें ये 40 दिन कर दिया। पहले से तो ज़्यादा ही है भाई, है कि नहीं। ये अलग ही थोड़ा पहले बढ़ा, पहले जो 30 दिन था, मान लो 30 दिन था, फिर इन्होंने बढ़ाया, मतलब पहले बढ़ा, फिर इन्होंने थोड़ा थोड़ा सा घटा दिया, 5 दिन घटा दिए भाई, और क्या कर दिए, 5 ही दिन तो घटाए, 45 था 40 दिन कर दिए। फिर मॉनिटरिंग पीरियड, इसमें देखो क्या लिखा है, द प्रोजेक्ट ऑथोराइज टू मॉनिटर प्रोजेक्ट फॉर कंप्लायंस विद इन्वायरमेंट नॉर्म्स एवरी 6 मंथ, है ना। हर उस मतलब उसमें तुमको मॉनिटरिंग पीरियड में जो है वो 6 मंथ में फिर से तुमको मॉनिटरिंग करना होता था ना, इन्वायरमेंट नॉर्म्स का देखना होता था कि वो लग रहा है कि नहीं। इसमें भी ऑथोराइज टू मॉनिटर प्रोजेक्ट फॉर कंप्लायंस विद इन्वायरमेंट, इसमें भी 6 मंथ में, ठीक है। इसमें जो है 1 ईयर कर दिया, मतलब मॉनिटरिंग जो है फ्रीक्वेंसी हैज़ बीन रिलैक्स्ड टू 1 मंथ, है ना। 6 मंथ के लिए इसमें जो है मॉनिटरिंग पीरियड को जो है 6 मंथ की से बढ़ा के 1 साल कर दिया भाई, थोड़ा सा इसमें रिलैक्स दे दिया। अब इन्वायरमेंट, एक इन्वायरमेंट क्लियरेंस भी होता है। इन्वायरमेंट क्लियरेंस का मतलब होता है कि भाई आप जो है कि अब जैसे मान लो आपको जितना करना था वो आप कर नहीं पाए, है ना। पर्यावरण मान लो जितना आपको एक दिया गया था कि भाई इतने में आपको तक रखना है, जैसे मान लो कि आपको इतना ही उत्सर्जन करना है कार्बन का, पर आप तो रहे कुत्ते की टेढ़ी पूंछ की पूंछ, आप तो 350 से पार पेल दिए है कि नहीं। तो अब जो है 350 से पार जो किए हैं ना उसके लिए जो है ना पैसा दे दो, यही इन्वायरमेंट क्लियरेंस है। वंस देखो लिखा है अंस of providing environment clearance for project lay entirely on the central government. There is no division of category for project mentioned in schedule 1, इसमें कोई कैटेगरी नहीं बनाया था, ठीक है। और ये पहले सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर पावर हैज डिसेंट्रलाइज वेयर इन अंडर द न्यू नोटिफिकेशन ऑफ ऑन्स of providing environment clearance for project was shared between the central and government। पहले जो है ये entirely जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास था, अब ये दोनों बीच बीच में बांट लिया, ठीक है। अब जो है फिर से देखो बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट बिफोर एज बिफोर, जैसे पहले था वो बोल रहा है कि जैसे पहले था वैसा ही है अभी भी, ठीक है, ठीक है। अब देखो इन्वायरमेंट क्लियरेंस प्रोसेस, पहले उसमें क्या होता था कि स्क्रीनिंग होता था, पब्लिक हियरिंग होता था, ऑब्टेनिंग नो ऑब्जेक्शन, इसमें कोई मतलब एनओसी, ऑब्टेनिंग नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एनओसी मिलता था फ्रॉम स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से इवालुएशन होता था एप्लीकेशन का और रिकमेंडेशन होता था। दिस प्रोसेस है बीन कंप्लीट विद इन 90 दिन, इसको 90 दिन में करना होता था। अब देखो इसमें क्या होता है, स्क्रीनिंग होता है, स्कूपिंग होता है, पब्लिक हियरिंग होता है, और 2000 मतलब 6 का बात है, ठीक है। कैटेगरी ए प्रोजेक्ट शुड बी हैव मैंडेटरी, जो कुछ कैटेगरी ए है उसके लिए ई का मैंडेटरी है, B1 वाले का B2 वाले के लिए जरूरी नहीं है ना। मैंडेटरी undergo to the environment clearance and there is no screening process for it, उसके लिए कोई स्क्रीनिंग प्रोजेक्ट नहीं है। कैटेगरी बी प्रोजेक्ट शुड हैव टू अंडरगो स्क्रीनिंग टू डिटरमाइन वेदर दे बिलोंग टू कैटेगरी B1 और B में B2 जो है B1 जो है एक्सपेक्टेड फ्रॉम EIA, मतलब उसको जो है BIA में इंक्लूड नहीं किया, EIA में सॉरी BIA नहीं EIA में जो है B1 को इंक्लूड नहीं किया जाता, B2 को सॉरी, B2 तो ऐसे नाम लगा ना, छोटा बच्चे का नाम है तो उसको नहीं इंक्लूड कर रहे, ठीक है। फिर इसमें बोल रहा है कि जो फॉर कैटेगरी ए एंड B1 प्रोजेक्ट स्कूपिंग प्रिपेयरिंग एंड ड्राफ्ट जो है ड्राफ्ट इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट पब्लिक कंसल्टेशन इसमें भी है, प्रिपेयर टू फाइनली, देखो इसमें स्कूपिंग भी है, इसमें स्क्रीनिंग नहीं है, देखो इसमें स्क्रीनिंग को थोड़ा हटा दिया है, स्कूपिंग है, और ड्राफ्ट जो बना रहा है वो है पब्लिक कंसल्टेशन भी है, प्रिपेयर टू फाइनल ये रिपोर्ट, और अप्राइजल इसमें बोल रहा है B2 प्रोजेक्ट विच रिक्वायर अप्राइजल हैव टू बी प्लेस्ड बिफोर द अप्राइजल कमिटी, उसको जो है B2 वाले को पहले अप्राइजल कमिटी के पास जाना होगा, विच आर प्रिपरेशन एंड अप्राइजल ऑफ इन्वायरमेंट
मैनेजमेंट प्लान, वो पहले प्लान बनाएगी, वेरिफिकेशन करेगी हैज़ इट्स कंप्लीटनेस बाय द अथॉरिटी अपॉइंट, वहाँ पे अथॉरिटी जो अपॉइंट होगा, ग्रांट, रिजेक्शन और ऑफ क्लियरेंस, है ना, वो ग्रांट भी दे सकता है, रिजेक्शन भी कर सकता है क्लियरेंस का। और B2 which is don't required approval appraisal would only have to follow last 2 स्टेप, है ना, उसको सिर्फ 2 ही, जो B2 जो है वो मतलब वही बोल रहा है कि कैटेगरी B2 विच डू नॉट रिक्वायर अप्राइजल, जिसको अप्राइजल का जरूरत नहीं है, वो लास्ट वाले 2 कर लेगा, ठीक है। प्रोविजन फॉर अपील अगेंस्ट प्रायर एनवायरमेंट क्लियरेंस नॉट एप्लीकेबल, इसमें नॉट एप्लीकेबल, एन अपील कैन बी मेड टू NGT अगेंस्ट प्रायर एनवायरमेंट क्लियरेंस, इसमें NGT के खिलाफ मतलब आप कर सकते हो NGT में, ठीक है। ये टोटल कुल मिला के ये है। फिर EIA का मसौदे पर तुमको बात करना होगा कि EIA का मसौदा क्या था, ये 2020 जो है उस पर क्या मसौदा, ये इतना लड़ाई इसको लेके क्यों हो रहा है ना, ये 2020 का है, इसमें क्या क्या नया नया बात कहा गया, इस पर हम लोग बात कर लें। देखो सार्वजनिक परामर्श, इसमें थोड़ा कम कर दिया सार्वजनिक परामर्श को ना, ठीक है। जैसे कि सार्वजनिक परामर्श जो है, देखो सार्वजनिक परामर्श सुनवाई की अवधि पहले 45 दिन थी, पहले शुरू में 30 दिन थी, फिर 45 दिन करी 2006 वाले में, फिर इन्होंने 40 कर दी, 5 दिन तो कम किया, कोई खास कम नहीं किया ना, इतना हल्ला क्या चीज़ का मचा, ठीक है। 45 से कम करके 40 दिनों तक कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त पर्यावरणीय मंजूरी की मांग करने वाले किसी भी आवेदन पर जन सुनवाई के दौरान जनता को अपनी प्रतिक्रिया प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित 30 दिनों की अवधि को कम करके, अच्छा, जनता की जो जन सुनवाई के दौरान जो जनता की अपनी प्रतिक्रियाएं होती है ना, उसको जो है जन प्रतिक्रिया को वो जो है 30 दिनों को घटाकर 20 दिन ही कर दिए इन्होंने, ठीक है। यह विशेष रूप से उन प्रभावित लोगों के लिए एक समस्या उत्पन्न कर सकती है जो वनवासी, जो वहीं पर रह रहे, मान लो उसको अगर मान लो प्रतिस्थापन कर रहा है या वहाँ उनको दिक्कत हो रहा है, तो उनके लिए समस्या है, जिनके पास सूचना और प्रौद्योगिकी तक विशेष पहुँच नहीं है। ये बात भी सही है। 20 दिन में मान लो उनको पता ही नहीं चला कि भाई क्या हुआ वहाँ पे, तो हवा ही नहीं लगा, तो मान लो उतना ज़्यादा क्या अवेयर भी नहीं है, तो उनके लिए ये दिक्कत है, तथा वो इस प्रक्रिया से अवगत नहीं है। हालांकि जब तक जन सुनवाई को प्रासंगिक तरीके से स्थापित नहीं किया जाता, तब तक सभी EI प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और विश्वसनीय संवेदना चुनौती बने रही। हाँ सही बोलता है, पारदर्शी बोल रहा है। पारदर्शी क्या होगा जब जो लोगों को पता ही नहीं चल रहा है, तो 20 दिन में क्या पता चलेगा लोगों को, वहाँ इतना बड़ा प्रोजेक्ट हो रहा है और पता चला कि उन्हीं को निकाल दिए फिर, ठीक है। फिर सरकार द्वारा व्यापक विवेकाधीन शक्तियाँ, सही बात है, एकदम पर्टिकुलर ऐसा लग रहा है पागल जैसा शक्तियाँ यूज कर रहा है ना, ऐसा मतलब कोई जैसे खुला सांड हो गया सरकार एकदम ऐसे टाइप में। ये अधिसूचना केंद्र सरकार को सार्वजनिक सुनवाई एवं पर्यावरण मंजूरी के बिना कुछ क्षेत्रों को आर्थिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों के रूप में घोषित करने की अनुमति प्रदान करता है। साथ ही कई रेड और ऑरेंज श्रेणी वाले विषाक्त उद्योगों को भी अब संरक्षित क्षेत्र के निकट 0.5 किलोमीटर की परिधि के भीतर परिसंचालन हेतु अनुमति प्रदान की जा सकती है। सोचो, मतलब जिनको रेड जो ज़्यादा विषाक्त है उनको भी सोचो कि मतलब 0 से लेके 5 किलोमीटर की रेंज में उनको जो है दे दिया अनुमति, आधे मतलब, है कि नहीं। ठीक है, देखो सरकार द्वारा अब रणनीतिक श्रेणी का टैग प्रदान कर इसके तहत शामिल परियोजनाओं के संबंध में निर्णय लिए जा सकते हैं। पहले सरकार जो रणनीतिक जो है वो उससे संबंधित थी, क्या नाम है कि युद्ध से या फिर रक्षा मंत्रालय से ज़्यादा, तो अब इसको भी जो है रणनीतिक वाला टैग, श्रेणी वाला टैग दे दिया है ना। इस श्रेणी में शामिल परियोजनाओं के बारे में कोई भी जानकारी सार्वजनिक नहीं की जा सकती। वाह क्या बात है, क्या बात है, मतलब वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया।
कोई भी जानकारी सार्वजनिक नहीं की जाएगी। अब पर्यावरण को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने वाली विभिन्न परियोजनाओं के लिए मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। सही बात है, एकदम नेगेटिवली जो इफेक्ट करेगी उनके लिए तो पूरा एकदम दरवाजा खुला है कि एकदम पूरा बर्बाद कर दूं मैं पर्यावरण को, क्योंकि उद्योग जगत ऐसी परियोजनाओं को रणनीतिक बताकर आसानी से अनुमति प्राप्त कर सकेंगे। सही बात है, रणनीतिक बता देंगे, आराम से अनुमति मिलेगी, और आराम से अनुमति मिलेगी तो फिर तो धनाधन पर्यावरण पोल्यूशन होगा और देश होगा बर्बाद, दुनिया होगी बर्बाद। क्या कर रहा पता नहीं यार, मोदी गवर्नमेंट सारा चूतिया बना रहा लग रहा। पोस्ट फैक्टो प्रोजेक्ट क्लियरेंस, देखो पोस्ट फैक्टो प्रोजेक्ट क्लियरेंस क्या होता है। पोस्ट फैक्टो आवश्यक पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त किए बिना परियोजना के परिचालन। अब देखो क्या मतलब है पोस्ट फैक्टो प्रोजेक्ट क्लियरेंस से क्या मतलब, जब EIA बनाया है तो EIA के बिना भी मतलब जो है अगर कुछ काम हो रहा है तो फिर EIA बनाने का लॉजिक क्या हुआ, है ना। आवश्यक मंजूरी प्राप्त किए बिना ही, मतलब मंजूरी EIA तो मंजूरी दे रहा था, बिना मंजूरी सब काम हो रहा है तो EIA के पास क्या घंटा छीलने के लिए उसको बनाया। तो आवश्यक मंजूरी प्राप्त किए बिना कि यदि किसी परियोजना का परिचालन जैसे कि निर्माण, स्थापना, उत्खनन, उत्पादन आदि कार्य प्रारंभ कर दिया गया है तो उन्हें निलंबित नहीं किया जाएगा, अर्थात दंड के भुगतान के पश्चात उन्हें प्रारंभ, है ना। जैसे मतलब उसका मतलब है कि उसका जैसे किसी ने स्टार्ट कर दिया ना पोस्ट फैक्टो प्रोजेक्ट क्लियरेंस, मतलब अगर किसी ने स्टार्ट किया बिना पूछे ही, है ना, हिसाब से तो भाई उसको पता होना चाहिए कि भाई जो है EIA से जो अब तुम आप हानि कर रहे हो एनवायरनमेंट को, तो EIA से तो तुम पूछो पहले, तुम बिना पीछे तुम EIA से तुम कैसे करने लगे। चलो ठीक है भाई, कोई हो सकता है तो उसको पता ही होगा कि भाई सरकार कुछ खास ध्यान नहीं देती है तो उसने पहले ही स्टार्ट कर दिया होगा, तो कुछ नहीं, उसे जो है निलंबित नहीं किया जा सकता है, उसे दंड का भुगतान करवा दे रही है बस, जो है ना। उसने क्या, जैसे मान लो कि उसने सारा काम, कोई कंपनी जो मान लो सी कंपनी थी ना, कोई कंपनी थी सी, उस कंपनी ने सारा काम स्टार्ट कर दिया, मतलब सब मशीनें सब लगा दी, वहाँ काम करना स्टार्ट कर दिया, पर वहाँ से उसने क्या ना EIA से मंजूरी नहीं ली, तो बोला कोई नहीं, तुम अपना काम जारी रखो, तुम पे जो है हम पैसा अपने आप लगा देंगे, उस पैसे को भर देना और काम हो जाएगा, तो फिर से तुम अपना काम पुनः प्रारंभ कर सकते। बहुत बढ़िया है नहीं। जिसका मतलब ये हुआ कि इन्वायरमेंट का मर्डर करो और इन्वायरमेंट मर जाएगा तो पैसे भर देना और फिर से मर्डर करना स्टार्ट कर देना सबके, क्या यही ना बात हुआ। पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस प्रभाव, क्लियरेंस जो है पर्यावरण न्याय शास्त्र के मूल सिद्धांतों का उल्लंघन है। सही बात है, तथा ये एहतियाती सिद्धांत यानी प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल के साथ साथ सतत विकास से जुड़ी आवश्यकताओं के विपरीत भी है। सही बात है, सतत मतलब अगर सतत विकास से जुड़ी जो आवश्यकता है उसके तुम एकदम क्या बोल रहे हैं कि उल्टा ही बना रहे हो, ये क्या कर रही है सरकार, साल पेल देगी सबको, मेरे को लग रहा है। अवधि की मंजूरी की अवधि में गिरावट, विस्तार, ठीक है। अब देखो इसने क्या बोल रहा है कि ये जो बोल रहा है कि खनन परियोजनाओं वर्तमान में 30 वर्ष की जगह 50 वर्ष और नदी घाटी परियोजनाओं वर्तमान में 10 वर्ष की जगह 15 वर्ष के लिए पर्यावरणीय मंजूरी को विस्तारित अवधि और दीर्घ अवधि तक बिना निगरानी के परियोजनाओं का परिचालन वस्तुतः प्रतिकूल पर्यावरणीय, सामाजिक और स्वास्थ्य जोखिम उत्पन्न कर सकते। सोचो मतलब अगर खनन परियोजना अगर मतलब पहले 30 वर्ष नॉर्मली देते थे, अब बोले कि 50 वर्ष में तुम खनन करो, कितना ही हम लोग नहीं देखेंगे, हम निगरानी नहीं करने आएंगे, तो ये तो निगरानी पूरा खत्म कर देंगे इस तरह से, खनन कर। फिर नदी घाटी परियोजना है, वर्तमान में पहले 10 था, अब 15 वर्ष कर दिया, इसको पर्यावरणीय मंजूरी मतलब क्या बोलें कि एकदम दीर्घ अवधि तक उसको बिना निगरानी के पर्यावरणीय कर दिया, तो अब उससे क्या होगा, प्रतिकूल पर्यावरण प्रभाव पड़ेगा, सामाजिक और स्वास्थ्य जोखिम उत्पन्न होगा ही, इसलिए होगा। छूट, इस नए मसौदे के तहत ऐसी परियोजनाओं में की एक लंबी सूची जारी गई है ना, इस छूट में इस नए मसौदे के तहत ऐसी परियोजनाओं की एक लंबी सूची जारी की है जिसके तहत सार्वजनिक परामर्श एवं पूर्व अनुमति की आवश्यकता ही नहीं होगी। उदाहरण के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क और पाइपलाइन जैसी रेखीय मतलब जैसे किनारे वाले सीमावर्ती क्षेत्र जो है ना, वहाँ पे अगर सड़क बनाना है, पाइपलाइन बिछाना है, जैसी रेखीय परियोजना है, तो इसके लिए जरूरत नहीं, पूछने का जरूरत नहीं पड़ेगा। जितने पेड़ काट के सड़क बनाना बड़ा हो मतलब, तो इसे बर्बाद हो जाएगा एक तरह से देखोगे तो। इसे सार्वजनिक सुनवाई की भी आवश्यकता नहीं होगी। साथ ही सभी अंतर्देशीय जलमार्ग परियोजनाओं तथा राष्ट्रीय राजमार्गों का विस्तार यानी चौड़ाकरण, जिसमें सड़क के साथ वन तथा प्रमुख नदियों के कटान शामिल है, को भी
पूर्व मंजूरी से छूट। बाप रे बाप, मतलब जो है नदियों के साथ वन धन सब कट रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे तैसे कराने दो, मतलब दुनिया को अपनी, हम तो चलेंगे राजा बन के। क्या ठीक है, कोई नहीं भाई, चलो आगे देखते हैं अपन। तो जिसमें है ना आधारभूत डेटा, नवीनतम EIA अधिसूचना मसौदा के तहत वर्षों से चल रही वार्षिक अध्ययन प्रक्रिया को हटा दिया गया। वाह, वार्षिक अध्ययन जो प्रक्रिया थी जिसमें मतलब वो लोग थोड़ा अध्ययन करते थे, उसको हटा दिया गया है। कई विशेषज्ञों के अनुसार इसमें वायु व जल को प्रभावित करने वाले प्रदूषकों के आकलन में कम विश्वसनीय डेटा और अनुमान उपलब्ध हो पाएंगे। इस प्रकार यह किसी परियोजना के पूर्ण पर्यावरणीय प्रभाव को सीमित करने में विफल रहेगा। वाह, मतलब ये बता नहीं पाएगा कि पूर्ण पर्यावरणीय प्रभाव कितना पड़ेगा, तो डेटा जो है आधारभूत डेटा वो सबको कलेक्ट करना ही बंद करवा दिया। निजी परामर्श, ये मसौदा अधिसूचना परियोजना के प्रस्तावकों को EIA रिपोर्ट तैयार करने के लिए निजी सलाहकारों को शामिल करने की अनुमति प्रदान करता है। निजी सलाहकार, अब निजी सलाहकार तो अपने हिसाब से काम करेंगे क्या। इससे ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है जहां विशेषज्ञता एवं तकनीकी अवधारणाएं प्रक्रियाओं को अस्पष्ट और समझ को मुश्किल बना सकती है। इसके लिए ऐसा किया जाना चाहिए कि जो समुदायों के लिए उपलब्ध हो तथा वे आसानी से समझ सकें, साथ ही प्रक्रियागत पारदर्शिता को बनाए रखा जा सके। अनुपालन रिपोर्ट संबंधी मुद्दे, कंप्लेन इशू, मतलब जो है इस मसौदा अधिसूचना द्वारा परियोजना मालिकों से प्राप्त की जाने वाली आवश्यक अनुपालन रिपोर्ट की दर को घटाकर 6 माह में एक बार की जगह केवल एक बार कर दिया गया है। एक वर्ष में एक बार कर दिया है ना। अनुपालन रिपोर्ट दर को जो है ना वो 6 माह से 6 माह से घटाकर नहीं, 6 माह में पहले एक बार करते थे, उसकी जगह अब एक वर्ष में एक बार कर दिया। इस अवधि के दौरान परियोजना से संबंधित कुछ प्रतिकूल पर्यावरणीय, सामाजिक एवं स्वास्थ्य जोखिम की उपेक्षा हो सकती होगा ही, उसमें हो सकती क्या। ठीक है, देखो निष्कर्ष क्या है कि ईज ऑफ डूइंग करने के चक्कर में सरकार पूरी दुनिया को पेल देगी, अपने पूरे देश को। कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस संबंधी सरकार के सिद्धांत को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से इस EIA मसौदे का विभिन्न प्रावधानों को अधिसूचित किया गया है, जबकि पर्यावरणीय विनिमय को सतत विकास एवं संभावित लाभों के अनुरूप संतुलित करते हुए पर्यावरणीय क्षति को कम किया जाना चाहिए। अंततः सरकार को इसे विनियमन को अंतिम रूप प्रदान करने से पूर्व सभी हितधारकों की चिंताओं पर ध्यान देना चाहिए। सही बात। भारत में EIA से संबंधित मुद्दे क्या हैं, देखो। यद्यपि EIA को पर्यावरण की सुरक्षा हेतु स्थापित किया गया था, अब ये कुछ सुरक्षा नहीं कर रहा है, ये बोला जाओ पे लो अच्छे से। तथापि यह प्रक्रिया प्राय उद्योगों द्वारा मूल सिद्धांतों को अमल में लाए जाने के बजाय सैद्धांतिक रूप से कार्यकर्ताओं की बहस पर बल देती है। उदाहरण के लिए पर्यावरण पर परियोजनाओं के संभावित प्रभावों से संबंधित रिपोर्ट प्राय निम्न स्तरीय होती है। इसके अतिरिक्त इन रिपोर्टों को केवल शुल्क के लिए तैयार करने वाली सलाहकार एजेंसियों को शायद ही कभी इसके लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। अनुपालन प्रक्रिया को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक प्रशासनिक क्षमता के अभाव के कारण मंजूरी शर्तों की लंबी सूची प्राय अर्थहीन बनी रहती है। इसमें समय पर किए गए संशोधनों के माध्यम से उद्योगों की विभिन्न श्रेणियों को समीक्षा के दायरे से बाहर कर दिया गया है। ये तो गलत है। दूसरी ओर डेवलपर्स द्वारा शिकायत की जा रही है कि EIA व्यवस्था ने उदारीकरण की भावनाओं को कम कर दिया। ठीक है, EIA व्यवस्था ने उदारीकरण की भावनाओं को कम कर दिया। इससे लाल फीताशाही और आर्थिक लाभ हेतु पर्यावरणीय छेड़छाड़ को बढ़ावा मिला। ठीक है, हालिया औद्योगिक दुर्घटनाएं। ठीक है, हाल ही में असम के तिनसुकिया जिले में बागजान में ऑयल इंडिया लिमिटेड के गैस कुएं में विस्फोट की घटनाएं घटित हुई थी। परियोजना के विस्तार और संशोधन के लिए हालिया प्रक्रियाओं
को जाहिर तौर पर नई पर्यावरणीय मंजूरी के बिना ही संचालित किया जा रहा है। करो साले बिना पर्यावरणीय मंजूरी के और संचालित, ऐसी तैसी हो जाएगी सबकी, है कि नहीं। एलजी पॉलीमर के विशाखापट्टनम संयंत्र में गैस रिसाव जो हुआ था ना, इसमें भी इन्होंने पर्यावरणीय मंजूरी के बिना ही परिचालन किया हुआ था। कराओ साले, ऐसी तैसी हो जाएगी सबके, देख लेना।